हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेजोनेंस के एप्लीकेशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, है ना। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग को कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों, वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड होती है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का महत्व कितना है। तो जब तक आप लोग कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं जानेंगे, तब तक आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है ना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्ब एनायन क्या होता है। आपको पता है बच्चों, कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, है ना। मैंने क्या कर दिया, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से जोड़ दिया या उससे बॉन्ड फॉर्मेशन किया होगा। अब यहां पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मैंने कराया बच्चों। कैसा बॉन्ड फ्यूजन? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराया, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में। तो हो सकता हो कार्बन को, मान लीजिएगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा रहा होगा, तो कार्बन क्या करेगा, वाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वाई को यहां से रिमूव कर देगा। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, कार्ब एनायन। और आपको पता है कि कार्ब एनायन में जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, 1 2 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या है, sp3। इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। तो बच्चों कैसा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट मॉलिक्यूल है। थर्ड पॉइंट बच्चों, यहां पे बात किया जाए तो ये लुईस बेस होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये किस तरीके से बिहेव करता है, लुईस बेस की तरीके से। लुईस बेस कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ओके। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल होता है, कार्ब एनायन लुईस बेस होता है, कार्ब एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp3 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके स्टेबिलिटी का कंपैरिजन का ऑर्डर सीखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम, किस एटम के ऊपर चार्ज है। ओके, तो मान लीजिए कि एक कार्बन है सेचुरेटेड कार्बन, और एक कार्बन कैसा है, अनसेचुरेटेड कार्बन। और एक बार अनसेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक बार सेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो अनसेचुरेटेड कार्बन होते हैं उनके अंदर या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेचुरेटेड कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। तो यहां पे बात करें, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो अनसेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होता है, किसके कंपैरिजन में, सेचुरेटेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। तो मैं बात करूं, अगर एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर इसके बाद sp2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सबसे कम sp3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब ये हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर चार्ज ऑन एटम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यही देखते हैं, चार्ज ऑन एटम। एक बार मान लीजिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक बार मान लीजिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है बच्चों, इधर से इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है, और नाइट्रोजन से भी ज्यादा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का से भी ज्यादा फ्लोरीन का।
तो इधर से चलने पे, इधर से इधर चलने पे, लेफ्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा बच्चों, इंक्रीज कर रहा। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी, जो कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है बच्चों, वो होगा इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। क्या समझ में आया क्या? तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे चार्ज ऑन एटम। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है रिजोनेंस। क्या? रिजोनेंस। रिजोनेंस में मैं बात करूं, जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता बच्चों क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस। कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंडीशन में है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बच्चों वो समझ लो एक तरीके से लोन पेयर है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है। तो मतलब आपको इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना है, तभी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं ना? -m और -I वाला ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ जाएगी, है ना। और अगर +m और +I वाला ग्रुप लगाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और देना शुरू करेंगे। एक तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल ही नहीं पा रहा, आप और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा बच्चों, रिपल्सन और ज्यादा बढ़ेगा, और रिपल्सन और बढ़ने से स्टेबिलिटी और डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? तो सब अगला फैक्टर हम लोग देखते हैं रिजोनेंस में। रिजोनेंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है वो रिजोनेंस के क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्वांटिटी भी सेम है रिजोनेंस की तो अगला फैक्टर हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m इफेक्ट। थर्ड फैक्टर हम लोग देखते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड फैक्टर हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट होता है बच्चों, और +I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना। तो मैं बात करूं कि यहां पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ओके, तो ये होता बच्चों थर्ड फैक्टर हम लोग देखें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फर्स्ट फैक्टर अपन लोग देखेंगे चार्ज ऑन एटम। सेकंड रिजोनेंस, और रिजोनेंस में भी पहले देखते हैं क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, फिर इसके बाद कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन तब जब क्वांटिटी सेम हो जाए। तो क्वांटिटी सेम होने के बाद -m इफेक्ट वाला क्या कर देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और +m इफेक्ट वाला क्या कर देगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। फिर इंडक्टिव इफेक्ट को लास्ट में देखते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट में अगर -I इफेक्ट वाला ग्रुप है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और +I इफेक्ट वाला अगर ग्रुप है बच्चों तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो जस्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप कहीं की क्वेश्चंस लगाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। चाहे वो नीट का लीजिए, चाहे वो जेई का लीजिए, चाहे एडवांस का लीजिए, चाहे ओलंपियाड का लीजिए, कहीं के क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो क्वेश्चंस पक्का आपके बनेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। CH3 CH2 O-, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद बच्चों मैंने लिया बेंजीन बेंजाइलिक कार्ब एनायन, है ना। देखिएगा बच्चों इसमें बात करूं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। सबसे पहले हम लोग चार्ज ऑन एटम देखते हैं।
यहाँ पे sp कार्बन के ऊपर है, तो sp कार्बन के कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp कार्बन का 3.25। इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस प्रेजेंट है और रिजोनेंस की वजह से यहाँ पे पाई कैरेक्टर आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75। यहाँ पे भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, पाई कैरेक्टर आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा बच्चों, और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75। तो सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। कहां पे ज्यादा स्टेबल है बच्चों? फर्स्ट में, क्योंकि यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी। फिर इसके बाद बच्चों सेकेंड की। अब मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ में, चार्ज ऑन एटम सेम है, तो आपको देखने को मिल रहा रिजोनेंस हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों रिजोनेंस प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों रिजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में क्वांटिटी रिजोनेंस की ज्यादा हो रही है, थर्ड मॉलिक्यूल में क्वांटिटी कम है, और अगर इसमें क्वांटिटी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसके बाद बच्चों आएगा फोर्थ की स्टेबिलिटी, फिर लास्ट में आएगा थर्ड की स्टेबिलिटी। फर्स्ट एक मॉलिक्यूल ये, और थर्ड मॉलिक्यूल ये आपके सामने है। तो 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट बच्चों। एक बार नेगेटिव चार्ज मैंने यहां पे लगाया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहां पे लगाया, और एक बार नेगेटिव चार्ज यहां पे लगाया। तो चलिए देखते हैं आपको इस सेकंड क्वेश्चन में इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है बच्चों। तो आपको दिखाई पड़ रहा है फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिल रहा रिजोनेंस हो रहा बच्चों। कैसे? नेगेटिव को आप पाई बनाएंगे और इस पाई को ले आके नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है? रिजोनेंस प्रेजेंट है ना। इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में भी क्या है? रिजोनेंस, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड को यहां पे लाके नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव को यहां पे लाके आप बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में बच्चों क्या है? रिजोनेंस है। थर्ड वाले मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस है। इसमें जो रिजोनेंस की बात करें क्वांटिटी, तो रिजोनेंस इधर भी करेगा, रिजोनेंस इधर भी करेगा, दोनों डायरेक्शन में रिजोनेंस करेगा। मतलब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिक्रीज होगा, यहां पे ज्यादा डिक्रीज करेंगे। दो ग्रुप यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे रिजोनेंस के थ्रू। इसमें सिर्फ 1 C डबल बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसमें भी 1 मॉलिक्यूल, 1 C डबल बॉन्ड ग्रुप। ओके, तो इस थर्ड वाले मॉलिक्यूल में बात करें तो रिजोनेंस ज्यादा है, इसमें रिजोनेंस मैक्सिमम है बच्चों। तो रिजोनेंस अगर मैक्सिमम है तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा थर्ड की होगी। फर्स्ट और सेकंड में बात किया जाए तो इसमें मेथिल का लग रहा बच्चों प्लस आई इफेक्ट, जबकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, नो प्लस आई इफेक्ट। तो मैं बात करूं प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है? स्टेबिलिटी को क्या कर देता है बच्चों? डिक्रीज कर देता है। तो यहां पे फर्स्ट की स्टेबिलिटी आगे चली जाएगी और सेकंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या कर दिया? स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। तो ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, समझ में आया क्या? ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट मॉलिक्यूल बच्चों, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल। यहां पे नेगेटिव चार्ज लगाया, इसमें भी नेगेटिव चार्ज यहीं पे लगाया, और इसमें भी नेगेटिव चार्ज आप यहीं पे लगाया गया। आपको बताना है बच्चों कि किस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी किस मॉलिक्यूल में ज्यादा है। ऑर्डर लिखना है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का। ओके, तो चलिए देखिएगा बच्चों, यहां पे मैं बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है। देखिएगा इस पे, इस कार्बन की इस पे। तो चलिए देखते बच्चों, सबसे पहले हम लोग चार्ज ऑन एटम देखेंगे तीनों मॉलिक्यूल के ऊपर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है। आप इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा।
तो आपको पता बच्चों इस नेगेटिव चार्ज को ये रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बच्चों ये ऑक्सीजन के पास भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो कह रहा है भाई साहब मेरा भी लोन पेयर लो, तो ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस को, ये भी अपना लोन पेयर रिजोनेंस के थ्रू थोड़ा बहुत इस ऑक्सीजन को भेजेगा। तो बताइए बच्चों इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के टूवर्ड अगर देखा जाए तो रिजोनेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा। तो इधर रिजोनेंस बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इधर से इधर नेगेटिव को पाई बनाइए, पाई को नेगेटिव चार्ज बनाइए, तो रिजोनेंस तो प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल में भी, सेकंड मॉलिक्यूल में भी। लेकिन क्या 100% रिजोनेंस इधर से इधर चल रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी अपना लोन पेयर रिजोनेंस के थ्रू इधर देने लगेगा। तो यहां पे रिजोनेंस बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो। आगे बात करें इसमें, तो बच्चों इसमें इधर से रिजोनेंस नहीं मिल रहा है और NH का नाइट्रोजन दूर है, तो दूर होने की वजह से बच्चों इसका क्या लगेगा, -I इफेक्ट। अच्छी बात है कार्बन आयन के लिए। और यहां पे देखिएगा आपको देखने को मिलेगा 100% रिजोनेंस ऑक्सीजन इस कार्बन आयन के साथ कर रहा है। तो बच्चों 100% अगर रिजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी में होगा। ये ऑक्सीजन 100% इससे ले रहा है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कार्बन आयन की बच्चों किस में होगी, थर्ड में। फिर इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा अगर इस ऑक्सीजन को इधर से रिजोनेंस ज्यादा मिलेगा तो क्या ये ऑक्सीजन इसके साथ रिजोनेंस कम करेगा, जी हां। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बच्चों, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से अपना लोन पेयर ज्यादा देगा। तो इधर रिजोनेंस क्या रहेगा बच्चों, ज्यादा, मोर रिजोनेंस। तो इधर रिजोनेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इधर रिजोनेंस थोड़ा सा कम रहेगा। और अगर इधर रिजोनेंस कम रहेगा तो इधर रिजोनेंस क्या हो जाएगा बच्चों, मोर। समझ पा रहे हैं। तो अगर इधर रिजोनेंस ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। तो सेकंड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिजोनेंस करवा रहा है, तो कार्बन आयन के साथ रिजोनेंस कम हो जाएगा। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा बच्चों, इसके बाद फर्स्ट में, और सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। तो समझ में आया कि नहीं आया। ये है बच्चों इस मॉलिक्यूल में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा बच्चों मैंने बेंजाइलिक कार्ब एनायन सभी में लिया है, CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस। तो सभी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसमें बात करूं मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, ग्रुप CHO ग्रुप, यहाँ पे मैंने OCH3 ग्रुप लगाया, यहाँ पे बच्चों रेफरेंस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो आपको बच्चों इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आपको पता है CHO ग्रुप का पैरा पोजीशन पे लगता है बच्चों -M इफेक्ट। सभी में देखिएगा बेंजाइलिक कार्बन आयन है, सिर्फ ग्रुप लगाया गया और कुछ किया नहीं गया है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में CHO का लगेगा क्या बच्चों, -M इफेक्ट, क्योंकि पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप का लगता है -M इफेक्ट। OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करवाएगा, बेंजीन को देगा, मतलब इसका लगेगा बच्चों क्या, +M इफेक्ट, क्योंकि पैरा पोजीशन पे और आर्थो पोजीशन पे M इफेक्ट ही लगता है। ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है, इसमें कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बात करूं NO2 मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, और मेटा पोजीशन पे बच्चों M इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 का M इफेक्ट तो लगेगा नहीं। बचा क्या है, I इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह लगता है, चाहे वो आर्थो हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरा हो। मैं बात करूं NO2 का क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे -I इफेक्ट, तो यहाँ पे इसका लगेगा -I इफेक्ट। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए बच्चों में बात करूं तो -M और -I इफेक्ट अच्छी बात होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन ज्यादा कौन बढ़ाएगा, -M इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका आएगा, फर्स्ट का बच्चों, किसका, फर्स्ट का। इसके बाद किसका आ जाएगा, 4 का।
प्लस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को बहुत डिक्रीज कर देता है, रेफरेंस मॉलिक्यूल से भी कम कर देता है। तो सेकंड को तो सबसे पीछे करो, थर्ड को रेफरेंस पे ले आइए। तो 1 4 3 2 समझ में आया कि नहीं आया? ये है बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एसीटेट आयन लिया बच्चों CH3COO-, इसके बाद मैंने लिया फिनॉक्साइड आयन, इसके बाद मैंने लिया OH- आयन, और इसके बाद मैंने लिया बेंजाइलिक कार्बन आयन, आपको बच्चों इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चार्ज ऑन एटम। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी कम होती है। तो मैं बात करूं फोर्थ को मैंने सबसे पीछे लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही यहां पे क्या है बच्चों, कम है। ओके, अब बात करें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो फर्स्ट में बच्चों रिजोनेंस प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव को पाई, पाई को इस कार्बन पे लाके नेगेटिव चार्ज, इसमें रिजोनेंस, इसमें भी रिजोनेंस है, इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस एब्सेंट है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी तो ज्यादा रहेगी, क्यों? क्योंकि उसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है। थर्ड में रिजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी कम हो गया। तो इसके बाद आया बच्चों थर्ड का। अब बचा फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे था, रिजोनेंस करने के बाद नेगेटिव चार्ज अभी भी ऑक्सीजन पे ही गया है। तो नेगेटिव चार्ज जो जा रहा है बच्चों वो ऑक्सीजन से शुरू, ऑक्सीजन पे खत्म, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है। यहां पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो नेगेटिव चार्ज था वो कहां से शुरू कहां जा रहा है। पहले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बाद में गया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। पहले इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों ऑक्सीजन से कहां जा रहा है, कार्बन पे। और आपको पता है यहां पे दोनों के दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसमें एक ऑक्सीजन और एक कार्बन पे। और ऑक्सीजन और कार्बन फर्स्ट एटम कंपैरिजन तो सही है, लेकिन सेकंड अगर कंपैरिजन बात करें तो चार्ज ऑन एटम ही बदल गया बच्चों। तो रिजोनेंस देखने से पहले चार्ज ऑन एटम देखना पड़ेगा आपको। तो मैं बात करूं इसमें चार्ज ऑन एटम ज्यादा है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दोनों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जबकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन निकल गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। बोलो सही है बात? चलिए तो बात करें बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा फर्स्ट का एसीटेट आयन का, फिर इसके बाद हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन का। तो 1 2 3 4 स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का कराया और ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ओके ओके बच्चों, अगर आपको कहीं से डाउट है तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बच्चों अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं समझेंगे तो कार्बेनाइन ऑफ एसिडिक कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होता है वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है। अगर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए उसको देखने से पहले इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, बाय।